Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams, and I Pragya Pandey welcome you all to our very special series on Daily News Review। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं माउंटेन्स ऑफ प्लास्टिक को लेकर। मतलब हम बात करने वाले हैं हिमालयन स्टेट्स की, किस तरीके से ये बढ़ता हुआ प्लास्टिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहीं ना कहीं जो हमारे माउंटेन रेंजेस हैं इनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहा है। देखिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन आज की डेट में ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। क्यों? क्योंकि हम हाईएस्ट पीक की अगर बात कर रहे हैं विच इज़ दी हिमालय, जिसकी गहराइयाँ ओशन और उसके ट्रेंचेस तक बनी हुई हैं। आप सभी लोग जानते हैं किस तरीके से हिमालय का ओरिजिन हुआ था। ऐसे में जो माइक्रो प्लास्टिक या जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो इम्प्रॉपर प्लास्टिक का डिस्पोजल है, ये यूजुअली हमें इस लैंडस्केप में देखने के लिए मिलता है। बट इफ़ वी विल टॉक अबाउट कि इवन विद इन द ह्यूमन बॉडी अगर आप बात कर रहे हैं तो लंग्स और प्लेसेंटा में भी माइक्रो प्लास्टिक के एविडेंस हमें देखने के लिए मिल चुके हैं। ऐसे में माइक्रो प्लास्टिक हिमालयन माउंटेन्स में मिलना, यहाँ की नदियों में मिलना, लेक्स में मिलना, स्ट्रीम्स में मिलना, ग्लेशियर्स तक में मिलना, ना केवल इस जगह के इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ेगा बल्कि आगे आने वाले समय में अगर हम बात करें तो बहुत डेंजर भी हमें इसकी वजह से देखने के लिए मिल सकते हैं। पहली चीज़ देखिए कि एडवर्स इम्पैक्ट क्या है। अगर ग्लेशियर्स में प्लास्टिक का डिपोजिशन होने लगेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देन व्हाट विल हैपन। जो क्रूशियलिटी है, जो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से पानी हमारे पास आता है, पहली बात तो फ्रेश वाटर कंटामिनेट हो जाएगा। दूसरी बात अगर हम करें कि यही वाटर सॉइल पर आएगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा। अनसाइंटिफिक प्लास्टिक डिस्पोजल की वजह से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, फ्रेश वाटर लेक्स हैं, डाउन स्ट्रीम कम्युनिटीज़ हैं, इन पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। अब क्या है प्रॉब्लम, क्या है जो प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस को क्रिएट करते हैं। वहीं जब हम प्लास्टिक क्राइसिस की बात कर रहे हैं हिमालयन रीजन में, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है विच इज़ दी अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। मतलब हिमालयन क्षेत्रों में जो कंजम्पशन है, एक सडनली प्रोडक्शन का पैटर्न शिफ्ट हुआ है, कंजम्पशन का पैटर्न शिफ्ट हुआ है, एक सब्सटेंशियल इंक्रीज हो गया है टूरिस्ट फुटफॉल में, रिजल्ट इनटू अनकंट्रोल्ड प्लानिंग है हमारी, अजीब तरीके का अर्बनाइजेशन हो रहा है, प्लास्टिक का डिस्पोजल हो रहा है। ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्लास्टिक वेस्ट लगातार बढ़ रहा है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इको सेंसिटिव एरिया है, ऐसे में टूरिस्ट एक्टिविटीज़ का बढ़ना, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का बढ़ना कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में एक नेगेटिव, एक एडवर्स इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी हुआ है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यहाँ पर नोटिस इशू करता है कि भाई वेस्ट डंप हो रहा है, इको सेंसिटिव जोन है, प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगेन जो टूरिस्ट हैं, जो अवेयरनेस है, वो हमें बहुत कम देखने मिलती है। सिमिलरली असम में अगर हम बात करें तो जो रामसर साइट है, दीपोर बील, जो कि ग्रेटर एडजेसेंट स्ट्रोक है, यहाँ पर भी हमें प्लास्टिक वेस्ट लैंडफिल्स हमें देखने के लिए मिले हैं। मतलब जो नेचुरल प्रे हैं, जो फिशेज़ हैं, उनकी वाटर बॉडीज़ में पूरी तरीके से प्लास्टिक भर चुका है। सिमिलर केसेस वर रिकॉर्डिंग इन दी मणिपुर केस, जहाँ पर पॉल्यूशंस रिवर में लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे नाम्बुल। एक इसी तरीके की स्टडी हुई थी हिमालयन क्लीनअप 2018-21 के बीच में, जिसको कंडक्ट किया गया था। इंटीग्रेटेड इनिशिएटिव था जीरो वेस्ट हिमालयन और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, जहां पर एक और बात समझ में आई कि वेस्ट और ब्रांड ऑडिट किया गया और इसके अंतर्गत पता चला कि लगातार इंक्रीज हो रहा है प्लास्टिक वेस्ट का इंडियन हिमालयन रीजन में। हिमालयन क्लीनअप 2022 वेस्ट ऑडिट की अगर हम बात करें तो ये स्पेसिफिकली बात करता है कि 92.7% जो ट्रैश है, इसके अंदर केवल प्लास्टिक देखने मिल रहा है। वहीं 72% जिसमें से इस 92 में से भी नॉन रिसाइकलेबल है, विच इज़ क्वाइट कंसर्निंग। बात हम क्यों कर रहे हैं? हम ये सारी की सारी चर्चा कर रहे हैं प्लास्टिक ओवरशूट डे के कारण। Annually, there comes a day when the volume of plastic waste surpasses the capacity of waste management system, और इसी को इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक ओवरशूट डे के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा प्लास्टिक ओवरशूट का मतलब क्या हो रहा है। जो वॉल्यूम है प्लास्टिक वेस्ट का, वो जो हमारी कैपेसिटी है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की,
के बाहर चला जाए। 2023 में इंडिया ने एक्सपीरियंस किया दिस डिसकंटिन्यूइंग माइलस्टोन ऑन 6 जनवरी, जिसकी वजह से लगातार क्वेश्चन रेज हो रहे हैं अबाउट द एफिकेसी ऑफ द कंट्रीज वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। इंडिया होल्ड करता है हाईएस्ट मिसमैनेज वेस्ट इंडेक्स विच इज़ द MWI ग्लोबली, जो कि 98.55% पर स्टैंड करता है। इस प्लेस की अगर हम बात करें तो इंडिया उन टॉप कंट्रीज़ में से है जहां पर एक सिग्निफिकेंट गैप हमें देखने मिलता है वेस्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ और प्लास्टिक कंजम्पशन के बीच में। नोटेबली अगर हम फॉलो करें केन्या, नाइजीरिया, मोजाम्बिक, तो ऐसी ही सिमिलर कंडीशन इन जगहों पर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारे पास है। तो लीगल फाउंडेशन फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया ने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 एंड एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी 2022, जहाँ SWM विच इज़ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्नॉलेज करता है एक यूनिक रिक्वायरमेंट ऑफ हिली एरिया। ये जो कंसीडरेशन है ये एडिक्वेट नहीं है। अगर हम इनकी बात करें तो ये कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट नहीं करते विद द मैंडेट फॉर बोथ लोकल बॉडीज़, प्रोड्यूसर, इम्पोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स। वहीं अगर हम बात करें PMW विच इज़ द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो ये फ्रेमवर्क भी रिकॉग्नाइज नहीं करते एक स्पेसिफिक नीड की हिली रीजन की क्या होनी चाहिए, बिकॉज दे आर टॉकिंग इन अ जनरल मैनर। ऐसे में हिमाचल प्रदेश, सिक्किम की बात करें तो उन्होंने स्पेशल स्टेट लॉज लेकर आए हैं जहां पर प्लास्टिक की यूज़ को बैन कर दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश ने इम्प्लीमेंट कर दिया है बायबैक पॉलिसी फॉर नॉन रिसाइकलेबल एंड सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट। बट डिस्पाइट ऑल दीज एफर्ट्स प्लास्टिक वेस्ट लिटरिंग रिमेन्स प्रिवेलेंट इन दीज एरिया। और इसका एक बहुत बेकार उदाहरण हमारे सामने सिक्किम है जो कि ग्रैपल कर रहा है इस सिचुएशन के साथ। मिजोरम एंड त्रिपुरा ऑल्सो फेसिंग दिस सिमिलर इशू। ओके, सो नाउ द क्वेश्चंस कम कि भाई माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है। देखिए, प्लास्टिक के साइज के हिसाब से हम उसे डिसाइड कर सकते हैं वेदर इट इज़ अ टाइनी पार्टिकल ऑफ द प्लास्टिक या किस तरीके का है। टाइनी पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक की बात करें तो इनको जनरली डिफाइन किया जाता है स्मॉलर पीसेस से जो कि 5 मिलीमीटर मतलब 0.2 इंचेस की साइज़ से कम होते हैं। प्राइमरली माइक्रोप्लास्टिक की इनकी अगर हम बात करें तो इन्हें 2 कैटेगरीज में मतलब प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक और सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक के अंतर्गत रखा गया है। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक की बात करें तो इनको डायरेक्टली प्रोड्यूस किया जाता है एज स्मॉल प्लास्टिक पार्टिकल्स। They can be intentionally manufactured at microscopic level for various purposes or originate from the product that contain microbeads and other tiny plastic component. एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो जो हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे एक्सफोलिएटिंग स्क्रब्स होते हैं, माइक्रोफाइबर्स होते हैं जिनको वॉशिंग ऑफ सिंथेटिक टेक्सटाइल के थ्रू हमें देखने के लिए मिलता है। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक की बात करें तो इनको ब्रेक डाउन जो लार्जर प्लास्टिक आइटम्स का होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, फ्रेगमेंटेशन, डिग्रेडेशन उसके थ्रू देखने मिलते हैं। जैसे लार्जर प्लास्टिक आइटम्स सच एज बॉटल, बैग्स, ये यहाँ पर टूटकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ जाते हैं जब इनका एक्सपोज होता है ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक सनलाइट, हीट, मैकेनिकल फोर्सेस एट्सेट्रा। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। हम बात करने वाले हैं विमेन्स को लेकर अर्बन एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। विमेन्स अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। धीरे धीरे आप देख रहे हैं जेंडर गैप को कम करने की बात की जा रही है, विमेन्स एम्पावरमेंट को बढ़ाने की बात करी जा रही है। क्यों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी हम इसके लिए काम कर रहे हैं। सो बियॉन्ड एथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव्स, एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि लगातार विमेंस का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है ये बढ़ता जा रहा है और ये इकोनॉमी ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और इस सब कहानी में जब हम पूरी चर्चाएं करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है मनरेगा। Despite operating below its intended capacity, it has played a crucial role जब बात की जाती है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी महिलाओं को प्रोवाइड करने की इन दी रूरल एरिया। अगर हम मनरेगा वर्कफोर्स के आधे से ज़्यादा क्षेत्र की बात करें तो ये कंप्राइज करता है विमेन, शोकेसिंग द प्रोग्राम्स इम्पैक्ट ऑन रूरल विमेन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन।
अब अगर अर्बन चैलेंजेस को देखने की कोशिश करें कि अर्बन रियलिटी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी डिफरेंट है। सोशल नॉर्म, सेफ्टी कंसर्न है, लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन है, जो कि कहीं ना कहीं अर्बन वुमेन को यहाँ पर हिंडर करते हैं, रोकते हैं वर्कफोर्स का पार्ट बनाने में। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण डेटा आ जाता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि केवल 22.9% वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरिया में है ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023, जो कि हाईलाइट कर रहा है एक सब्सटेंशियल अनमेट डिमांड फॉर द एम्प्लॉयमेंट अमंग अर्बन वुमेन। बहुत सारे इंडिकेटर्स भी हैं जो ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये जो डिमांड है एम्प्लॉयमेंट की अर्बन वुमेन में, ये किस तरीके से आपको कम देखने मिल रही है। फर्स्टली अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो इट इज़ दी 9%, जिसके अंदर सिग्निफिकेंटली विच इज़ दी सिग्निफिकेंटली हायर देन दी रूरल रेट, और रूरल रेट आप बात करेंगे तो वो केवल 4% है। दूसरा एक नोटेबल फैक्ट आ जाता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन वुमेन एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट सीख कर रही हैं, डिफरेंशिएटिंग देम फ्रॉम देयर रूरल काउंटर पार्ट। फर्दरमोर लगभग 25% अर्बन वुमेन ने अपनी कंप्लीट कर लिया हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंपेरेटिवली टू देयर रूरल काउंटर पार्ट, जहां पर केवल और केवल 5% महिलाएं ही हैं जिन्होंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट किया है। सो एक अंडर यूटिलाइज्ड पोटेंशियल है महिलाओं का जो हमें वेस्ट होता हुआ दिख रहा है। सब्सटेंशियल नंबर ऑफ एजुकेटेड वुमेन है, ठीक है, जॉब सीख भी कर रही हैं, बट अगेन टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है ड्यू टू सर्टेन रीज़न। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं हम अर्बन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान दें, हम नेशनल वुमेन्स अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें। क्या है ये वेगा, इसके बारे में बात करते हैं कि वुमेन को लेकर यहाँ पर क्या बात की जा रही है। ये जो एनविजन्ड हमारा एक्ट है वुमेन्स अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये एम कर रहा है फॉर एटलीस्ट 50%, आइडियली हम 100% की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, 50% रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन प्रोग्राम मैनेजमेंट रोल, ताकि जो इंक्लूजन है महिलाओं का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो बढ़ाया जा सके। चूँकि आप सभी जानते हैं, आप सभी ने सोशियोलॉजी पढ़ी है कि जहाँ पर भी वुमेन्स का रोल यहाँ पर कम होने लगता है डिसीजन मेकिंग में, एम्प्लॉयमेंट में, ऐसी ही जगह पर महिलाओं की जो सिचुएशन है वो डिग्रेड होने लगती है। ये कहीं ना कहीं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हैं फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, पोटेंशियली स्ट्रेंथनिंग करना लोकल कम्युनिटीज़ इन्वॉल्वमेंट को, उसको लेकर काम कर रहा है। सो वेगा का जो योगा जो प्रपोज कर रहा है उसका मतलब है कि वर्क साइट पे एसेंशियल फैसिलिटीज़ दीजिए, चाइल्ड केयर सेंटर बनाइए, सेफ्टी प्रोवाइड करिए, ताकि केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर लेकर आइए, क्योंकि महिलाएं जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हैं वो वर्क लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस करने में कर रही हैं। साथ ही जो वर्क है उसको बिल्कुल मनरेगा के ग्रामीण क्षेत्रों के जैसे ही 5 किलोमीटर के रेडियस में प्रोवाइड किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री किया जाए महिलाओं के लिए, ताकि वो डेली आ जा सकें। अब आप समझिए, एक महिला को डेली काम करने भी जाना, उसके पैसे भी लग रहे हैं, उसे बच्चों को भी देखना है। सो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर अर्बन वुमेन टू सीक द एम्प्लॉयमेंट। साथ ही यहाँ पर एक और बात की जा रही है कि प्लांटेशन, हार्वेस्टिंग, वेटलैंड जैसी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कहीं ना कहीं महिलाओं का इंक्लूजन बढ़ाना होगा, ठीक है, ताकि जितने भी एसेंशियल बोर्ड्स हैं ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सर्विंग एज अ रिसोर्सेज फॉर मैटरनिटी एंटाइटलमेंट, पेंशन, इमरजेंसी फंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विच प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेंथनिंग द वुमेन। चलिए आगे अगर इसी के साथ बात करें, सो एक इन्फॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है, फैसिलिटी सेंटर्स हमें बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर जो महिलाएं हैं, स्पेशली अगर हम अर्बन क्षेत्रों में बात कर रहे हैं, लोकल बॉडीज़ में बात कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग दी जाए, स्किल्स यहाँ पर जनरेट की जाए। क्यों? क्योंकि स्किल गैप अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें देखने मिलता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है विच इज़ दी कंप्यूटर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए जहाँ पर ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन हो और जिनको टाइमली मैनर्स में भी यहाँ पर सही किया जाए, ये भी हमें व्योगा के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। अलॉन्ग विद दैट व्योगा यहाँ पर बात कर रहा है सोशल ऑडिट्स के थ्रू महिलाओं को एम्पावर करने की। ये जो प्रपोजल है ये इंट्रोड्यूस कर रहा है एक सोशल ऑडिट फॉर वेगा,
जिसके अंदर एटलीस्ट 50% महिला स्टाफ को इंडिपेंडेंट प्रोग्राम मॉनिटरिंग के लिए किया जाएगा। ये यूनिट यहाँ पर क्रिएट करेगी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर विमेन हु हैव कंप्लीटेड क्लास 12 टू एंगेज पार्ट टाइम और फुल टाइम, ताकि इन्हेंस किया जा सके उनकी जॉब रेडीनेस को वाइल इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेंसी। साथ ही अगर हम बात करें तो एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव कर्नाटका गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है, जहां पर विमेन मैनेज्ड एंड टू एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ग्राम पंचायतों में कंडक्ट कराए गए, जिसके अंतर्गत स्वच्छ व्हीकल की बात करें तो ये सारी चीज़ें विमेन लेड प्रोजेक्ट्स ने बहुत ही सक्सेसफुल यहाँ पर काम किया है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात की जा रही है कि ये जो प्रपोजल है ये एडवोकेट कर रहा है कि भाई महिलाओं के अंतर्गत जो हमें जो इनकम इंश्योरेंस है की जगह इनकम अश्योरेंस वाला एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाना होगा। दैट मीन्स स्पेशली महिलाओं को हमें फाइनेंशियली कैपेबल बनाना होगा विद द ब्रॉडर गोल, जहाँ पर वो डिसीजन ले सकें और साथ ही इकोनॉमिक इंक्लूसिविटी की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर आ सकें, क्योंकि अगर महिलाओं का यहाँ पर रोल आ जाएगा तो आप ही समझिए कि जेंडर इक्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, जहां हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को लेकर। देखिए पिछले 2 दशकों की अगर हम बात करें तो ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम एक बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है जब बात आती है हायर एजुकेशन इकोसिस्टम की। ना केवल इंडिया में बल्कि विश्व भर में इसका एक जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं कंट्री की, जो हमारी प्रायोरिटी होती हैं, उनको ड्राइव करने का, उनको बदलाव लाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम इस पर्टिकुलर ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत हमें देखने मिलता है। एक तरफ अगर आप बात कर रहे हैं कि नेशन बहुत सारे सब्सटेंशियल रिसोर्सेज को लेकर आता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वहीं रिसेंट कुछ कंट्रोवर्सीज हमें देखने मिल रही हैं जहां पर कुछ इंस्टीट्यूशन विड्रॉ कर लेते हैं कि भाई हम रैंकिंग पार्टिसिपेशन का पार्ट ही नहीं बनना चाहते। अब ऐसे में एक डिबेट आ जाती है कि क्रूशियल एस्पेक्ट क्या है, क्या ये जो रैंकिंग है ये जो कंडक्ट हो रही है इनका बेनिफिट कितना है, क्या किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देखने मिल रहा है, या बेसिकली सही क्या है और गलत क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर जो पॉपुलर ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम है वो कौन से हैं। तो सबसे पहले आ जाता है टाइम्स हायर एजुकेशन, फिर QS सिस्टम आपके पास आ जाता है एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़, जिसे हम यूजुअली शंघाई रैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। US न्यूज़, वर्ल्ड रिपोर्ट, ऐसे कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस ग्लोबल लेवल के रैंकिंग सिस्टम हैं जिनको सभी लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली वो लोग जो हायर एजुकेशंस के लिए जाना चाहते हैं। इन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनका एक बहुत सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है कि किस तरीके से किसी भी देश में कोई भी गवर्नमेंट हायर एजुकेशन के लिए क्या पॉलिसीज़ लाएगी और उसकी क्या प्रायोरिटी होंगी ग्लोबल स्केल के अंदर। ये जो रैंकिंग सिस्टम है ये कैटेगराइज करता है हायर एजुकेशन सिस्टम को बेस्ड ऑन देयर अचीवमेंट इन वेरियस डोमेन। टीचिंग के क्षेत्र में क्या आपकी खासियत रही है, रिसर्च में रेपुटेशन क्या है, इंडस्ट्री फोकस्ड रिसर्च कितनी रही है, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स कितने देखने के लिए मिले हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो एक ये कंसोलिडेटेड स्कोर प्रोवाइड करता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। नाउ द क्वेश्चंस कम कि रैंकिंग कंट्रोवर्सी और यूनिवर्सिटी विड्रॉवल क्यों हो रहा है फिर। सो कंट्रोवर्सीज जो हमें आसपास देखने मिल रही हैं वो है इंसेंटिव सेट बाय रैंकिंग सिस्टम एंड देयर कंपैटिबिलिटी विद द एस्पिरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़। इसकी वजह से इंस्टीट्यूशन यूजुअली अब विड्रॉ करने लगे इस रैंकिंग सिस्टम से। ये जो कंसर्न है ये अराउंड द ग्लोब हमें देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से भाई अगर एक यूनिवर्सिटी ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पर टॉप रैंक में थी। हो सकता है कोई दूसरी यूनिवर्सिटी टॉप रैंक में चले जाए। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर हो रहा है डेटा राइट का। एक और डिबेट हमें देखने मिल रही है जहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने सिर्फ इसीलिए विड्रॉ किया क्योंकि यहाँ पर 2 क्रिटिकल एस्पेक्ट से छेड़छाड़ हो रही थी। पहले तो डेटा राइट जा रहा था, दूसरा यहाँ पर उनको लग रहा था कि भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, फेयरनेस नहीं है रैंकिंग प्रोसीजर में। ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक्सपर्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई बायसनेस है रैंकिंग सिस्टम में। Nothing that the highest ranked university tend to be old, large, wealthy, research intensive, science focused, English speaking and located in the global north। वहीं दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी के रेपुटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसकी रिसर्च क्या है। हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी नई हो, बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई हो,
बट स्टिल दे आर परफॉर्मिंग वेल, तो उन चीज़ों को भी यहाँ पर ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम हमें देखने के लिए मिल रहा है। और स्पेशली जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ना ये बॉयकॉट ग्लोबल लेवल पर चल रहा है, बल्कि इंडिया में भी बहुत सारे प्रेस्टिजियस IITs हमारे हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया कि भाई जो ट्रेडिशनल रैंकिंग है, ये जो रैंकिंग सिस्टम यहाँ पर किया जा रहा है, इसका पार्ट हम नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी रैंकिंग सिस्टम को हैम्पर कर देता है। चलिए, बहुत ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, न्यूज़ से संबंधित है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, चाइनीज़ न्यूक्लियर कार्गो हैंडिंग टू पाकिस्तान सीज्ड। देखिए इमेज आपको दिखाई दे रही है, कंसाइनमेंट जिसे मुंबई में सीज़ किया गया। इंडियन कस्टम एंड मुंबई पोर्ट ने सीज़ किए हैं 2 एडवांस कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, जिन्हें मैन्युफैक्चर किया है GKD इटली के द्वारा। ये मशीन्स यहाँ पर शिप की जा रही थी फ्रॉम चाइना एंड इनको पहुंचाया जा रहा था कराची का जो पोर्ट है पाकिस्तान, वहाँ तक। ये जो सीज़र है ये जनवरी में यहाँ पर हुआ था। बहुत सारे आइटम यहाँ पर हमें देखने मिले जिनको इंडियन कस्टडी में रखा गया है। इस कंसाइनमेंट की बात करें तो 9 जनवरी को इसे शिप किया गया था बाय द मर्चेंट वेसल, ठीक है। बाद में इसका जो रूट था ये मुंबई पोर्ट को होते हुए फाइनली कराची पहुँचना था। ऐसे में जैसे ही ये नवा शेवा पोर्ट, जिसे आप जानते हैं JNPT के नाम से भी हम जानते हैं मुंबई में, जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचा, इंडियन कस्टम ऑफिसर ने इसको यहाँ पर सीज़ कर लिया। क्यों? क्योंकि उनको एक इनपुट मिला था कि एक पोटेंशियल प्रोलिफरेशन है जो कि कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है और हमारे लिए ये सेफ़ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, फरवरी 2020 में चाइना ने एलिजिडली अटैम्प्ट किया था कि वो सप्लाई करेगा ऑटोक्लेव्स पाकिस्तान को, मिस डिक्लेयर्ड एज इंडस्ट्रियल डायर। ऐसे में कहीं ना कहीं MTCR की जो चीज़ें हैं उसका उल्लंघन हमें देखने मिल रहा है। मिसाइल टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र होने की बात की जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक कंसर्न का रोल प्ले कर देते हैं कि इफ़ दीज कंट्रीज़ आर इन्वॉल्व, दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। ओके, चलिए बात करते हैं गगनयान मिशन के बारे में। हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि गगनयान मिशन क्या है, इसके आउटपुट क्या होने वाले हैं। आप सभी को पता है इसरो यहाँ पर लॉन्च करने वाला है लियो में। इंडिया के 4 यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स हैं जो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और इनका मुख्य उद्देश्य है इंडिया अपनी एक सिग्निफिकेंस बताएगा स्पेस एक्सप्लोरेशन में, और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इंडिया कितना सक्षम है अपनी खुद की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्पेस में जाकर अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजने के लिए। गगनयान के अलावा भी अगर हम बात करें तो इंडिया ने 2040 में डिक्लेयर कर दिया है कि वो मून पे भी अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजेगा। ऐसे में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जो कि अपने आप में क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करता है, उस चैलेंज को इंडिया कितनी रिलायबल तरीके से फेस करेगा, दिस गोना क्रिएट द हिस्ट्री नॉट अलोन फॉर इंडिया बट फॉर द ग्लोबल वर्ल्ड की विदाउट एनी हेल्प इंडिया इज़ डूइंग दैट। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है LVM-3, जिसे हम GSLV-M के 3 के नाम से जानते हैं। ये लॉन्च व्हीकल गगनयान मिशन में हमें देखने मिलेगा। 3 स्टेज रॉकेट है जिसके अंदर 2 सॉलिड फ्यूल बूस्टर हमें देखने मिल जाते हैं फर्स्ट स्टेज में, 2 लिक्विड फ्यूल्ड देखने मिल जाते हैं। विकास 2 इंजन इसके अंतर्गत लगाया गया है। सेकेंड स्टेज में वहीं CE-20 इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन इसके थर्ड स्टेज में देखने के लिए मिल जाता है। क्रायोजेनिक इंजन की बात करते हैं जो लिक्विड हाइड्रोजन पे काम करता है। ऐसे में इंडिया ट्रिपल सिस्टम के साथ काम कर रहा है, क्रायोजेनिक इंजन के साथ काम कर रहा है, वही जो इसरो की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको दिखा रहा है। ऑर्बिटल मॉड्यूल की बात करें तो 8.2 टन का ऑर्बिटल मॉड्यूल है जिसे लॉन्च किया जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में बाय दी LVM-3, जिसके अंदर क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल दोनों को रखा जाएगा। क्रू मॉड्यूल की बात करें तो इसके अंतर्गत हमें 3 एस्ट्रोनॉट 1 हफ्ते के लिए लियो में देखने के लिए मिलेंगे। एक कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट किया गया है कि अगर इमरजेंसी स्केप एस्ट्रोनॉट्स को करना पड़े तो वो कैसे किया जाएगा इन द केस ऑफ मैलफंक्शन ऑफ द रॉकेट। ठीक है, क्रू में बात करें तो जैसे आपको पता है एस्ट्रोनॉट प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, जो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, ग्रुप कैप्टन हैं, विंग कमांडर हैं, ये इसका पार्ट बनने वाले हैं। सभी को ट्रेनिंग ऑलरेडी मिल चुकी है फ्रॉम दी रशिया और अब जो ऑनगोइंग ट्रेनिंग है वो इंडिया में मिल रही है। इसी के साथ गायनॉइड व्योममित्र, जो कि फेमिनाइन रोबोट है जिसको डिज़ाइन किया गया था कि इस क्रू को ये यहाँ पे सहायता पहुँचाएगा, जिसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं ताकि वो मॉनिटर कर सके रेडिएशन को, वेटलेसनेस इफेक्ट को, और साथ ही जितनी भी कंडीशन है उसको मेजर कर सके। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर इसके साथ भेजा जाएगा। ओके,
important है since we have discussed it multiple times, so I am not going to go in the detail again. What all you have to do, just download the PDF and go through it again ताकि आपको सारी चीज़ों में क्लियरिटी मिल जाए. तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी. बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में. सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. वन इज रिलेटेड विद द वेस्ट मैनेजमेंट इन द इको सेंसिटिव जोन्स, और दूसरा क्वेश्चन बात कर रहा है कि किस तरीके से जेंडर इक्वालिटी हमारी ओवरऑल वेलबींग ऑफ सोसाइटल इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है. व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. साथ ही अगर आपको DNR से संबंधित कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे pragyapande@raoseacademy.in पर भी मेल कर सकते हैं. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.